हेलो एवरीवन। तो इस लेक्चर में हम लोग मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का समरी और पॉइंट्स टू पॉइंट दोनों कंप्लीट करने वाले हैं। तो आ जाओ स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 1, द टोटल फोर्स ऑन अ चार्ज क्यू मूविंग विद वेलोसिटी v। तो यानी एक टोटल फोर्स जो चार्ज क्यू पे लगेगा जो एक v वेलोसिटी से चल रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड b एंड e रेस्पेक्टिवली। यानी उसके इर्द गिर्द क्या मौजूद है, मैग्नेटिक फील्ड भी मौजूद है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी मौजूद है। इज कॉल्ड लॉरेंस फोर्स। उसके बाद टोटल जो फोर्स लगा उसको क्या बोले, लॉरेंस फोर्स लगे बोले। तो अब लॉरेंस फोर्स में क्या आ जाएगा, एक मैग्नेटिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फोर्स आ जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स आ जाएगा। तो क्यों ना इसको निकालने के लिए हम लोग प्लस कर देते हैं इसका। तो दोनों को प्लस कर देते हैं। तो अब ये जो मैग्नेटिक फोर्स होता है इसको हम लोग Q इंटू वी क्रॉस बी लिख सकते हैं और ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है इसको हम लोग Q इंटू ई लिख सकते हैं। तो क्यों ना हम लोग इसमें Q को भी कॉमन ले ले। कॉमन ले लिए तो ये वाला एक्सप्रेशन आ गया वी क्रॉस बी प्लस ई। तो इसी को एनसीईआरटी देखो इस तरीके से यहाँ पर लिख दिया है। अब इसके अंदर एक और चीज़ इंपॉर्टेंट बोला कि द मैग्नेटिक फोर्स जो क्यू क्रॉस वी होता है, जैसा कि हम बताए क्यू इंटू वी क्रॉस बी जो मैग्नेटिक फोर्स होता है वो क्या होता है, लिखा हुआ है इज नॉर्मल टू वी। यानी वी के नॉर्मल है, यानी वी इधर जा रहा है तो मैग्नेटिक फोर्स किधर लगा, यहाँ लग गया जो कि 90 डिग्री पे है। अब एक और चीज़ बोलता है कि वर्क डन बाई इट इज़ ज़ीरो। यानी ये जो मैग्नेटिक फोर्स है इसके द्वारा जो वर्क किया गया वो क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं। लिखता है कि अ स्ट्रेट कंडक्टर ऑफ लेंथ एल। एक स्ट्रेट कंडक्टर है जिसका लेंथ जो है एल है एंड कैरिंग अ स्टेडी करंट आई। एक स्टेडी करंट आई जो है ये कैरी कर रहा है। एक्सपीरियंसेस अ फोर्स इन अ यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ये जो है एक फोर्स महसूस करता है कहाँ पर, एक एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। तो उस फोर्स को हम लोग क्या लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं आई एल क्रॉस बी। अब ये जो क्रॉस हटता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, हम लोग साइन थीटा लगा देते हैं। तो वही सेम चीज़ को ऐसे तुम लिख सकते हो, आई एल का जो वेक्टर होता है उसको हम लोग बी से क्रॉस कर दिए तो बी आई एल साइन थीटा आ गया, यानी फोर्स इक्वल टू बिल। ठीक है, ये बिल हो गया। अब ये जो एल है इसका एल का हम लोग मॉड लें तो वो क्या चीज़ के इक्वल होता है, वो लेंथ के इक्वल होता है। देखो ये जो लेंथ है, ये वाला जो रॉड का लेंथ है ये इसके इक्वल हो गया। एंड द डायरेक्शन ऑफ एल इज गिवन बाय द डायरेक्शन ऑफ करंट। यानी एल का जो कुछ डायरेक्शन होगा, ये जो आईडियल एलिमेंट हम लोग लेते हैं, आईडियल एलिमेंट इसका कुछ डायरेक्शन होता है तो उसका डायरेक्शन हम लोग करंट के डायरेक्शन में ही ले लेते हैं। पॉइंट नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है, इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है जिसको हम लोग बी बोलते हैं एंड चार्ज क्यू एग्जीक्यूट्स अ सर्कुलर ऑर्बिट इन अ प्लेन नॉर्मल टू बी। यानी कि एक जो मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में चार्ज जो क्यू है वो एक सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है कुछ इस तरीके से, जिसको हम लोग साइक्लोट्रॉन बोलते हैं। तो ये जो चार्ज क्यू है ये एक सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। देख सकते हो ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। ये कहाँ पर घूम रहा है बताओ, तो ये परपेंडिकुलर घूम रहा है, नॉर्मल है ना, तो वही लिखा है प्लेन नॉर्मल टू बी, ये चीज़ याद रखना। इट्स फ्रीक्वेंसी ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज कॉल्ड साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। यानी ये जिस फ्रीक्वेंसी से सर्कुलर मोशन कर रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, और याद रहे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो इसको हम लोग बोलते हैं साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी एंड इज गिवन बाई। तो इस फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या हो गया, ये फ्रीक्वेंसी हो गया और ये साइक्लोट्रॉनिक फ्रीक्वेंसी हो गया, यानी साइक्लोट्रॉन का फ्रीक्वेंसी। उसको हम लोग लिखते हैं क्यू बी डिवाइडेड बाई 2πm। अब तुम एक बात बताओ, इसके अंदर कहीं पर भी वेलोसिटी का टर्म है, नहीं है। कहीं पर भी रेडियस का टर्म है, नहीं है। तो इसका सिंपल सा मतलब होता है कि ये जो वेलोसिटी सॉरी ये जो फ्रीक्वेंसी है ये इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड एंड रेडियस है। तो उसी को एनसीईआरटी कैसे लिख दिया, दिस फ्रीक्वेंसी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पार्टिकल्स स्पीड एंड रेडियस, दोनों से इंडिपेंडेंट है। दिस फैक्ट इज एक्सप्लॉइटेड इन अ मशीन द साइक्लोट्रॉन। ये जो फैक्ट होता है, कौन सा फैक्ट, जो रेडियस पे डिपेंड ही नहीं करता है, इसको हम लोग मशीन्स में लगाते हैं, जैसे कि साइक्लोट्रॉन एक मशीन का नाम है विच इज़ यूज टू एक्सेलरेट चार्ज्ड पार्टिकल। यानी इसका फंक्शन क्या हो गया, चार्ज्ड पार्टिकल को एक्सेलरेट करेगा। इसका मतलब तुम ध्यान से समझो कि अगर मान लो ये रेडियस पे डिपेंड करता, ये बोलता कि नहीं इतना बड़ा मशीन लोगे इतना रेडियस का तभी हम एक्सेलरेट कराएंगे, ये वैसा नहीं बोलता है। ये इंडिपेंडेंट है कि भाई तुमको एक्सेलरेट कराना है तुम कराओ। तो यहाँ पर ये मशीन बहुत अच्छे से यूज़फुल बन जाता है। अब आते हैं चौथा, बायो सवार्ट्स लॉ। बायो सवार्ट्स लॉ asserts that the magnetic field dB due to an element dl carrying a steady current I at a point p at a distance r from a current element is। इसका मतलब सिंपल सा ये होता है कि एक कोई करंट कैरिंग वायर है, ठीक है, वो एक स्टेडी करंट आई को कैरी कर रहा है, तो उससे पी पॉइंट पे जो कि आर दूरी पे है मैग्नेटिक फील्ड जो डीबी आएगा, छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड, एक छोटा सा करंट एलिमेंट की वजह से आई डी एल की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड आएगा, डीबी छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड आएगा। उसका फॉर्मूला जो सिंपली हम लोग देते हैं वो हम लोग देते हैं म्यू नॉट बाई 4 पाई
आई डी एल क्रॉस आर डिवाइडेड बाई आर क्यूब। तो ये जो क्रॉस लगा हुआ है यानी यहाँ पे साइन थीटा आ जाएगा अगर हम लोग क्रॉस हटाए तो। और तुम एक तरीके से डायमेंशन भी निकाल सकते हो, आर वार को काट के अपना डायमेंशन तुम निकाल सकते हो। तो बायो सेवार्ट का लॉ का जो एक्सप्रेशन है ना वो ये एक्सप्रेशन हो जाता है, तुम बस ये याद रखना। अब एक बात बताओ, अगर हम लोग ये छोटा सा एलिमेंट से निकाल रहे हैं डी बी, और अगर हम लोग को पूरा टोटल बी निकालना है इस पूरे वायर की वजह से, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डी एल के जगह हम लोग क्या लिख देंगे, हम लोग पूरा वायर का लेंथ ले लेंगे, ये वाला पूरा ऊपर से लेके नीचे तक का वायर का लेंथ ले लेंगे। तो वहीं यहाँ पर क्या बोलता है, टू ऑब्टेन द टोटल फील्ड एट पी, अगर हम लोग को टोटल फील्ड निकालना है इस पी पॉइंट पे, ये वाले पी पॉइंट पे, तो क्या करना होगा, वी मस्ट इंटीग्रेट दिस वेक्टर एक्सप्रेशन ओवर द एंटायर लेंथ ऑफ द कंडक्टर, यानी ये जो वेक्टर एक्सप्रेशन है इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे ओवर द एंटायर लेंथ, पूरे के पूरे लेंथ पे, किसका लेंथ, कंडक्टर का लेंथ ऑब्वियसली। अब आते हैं पॉइंट नंबर 5, द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस आर कैरिंग अ करंट आई। सिंपल सा बात बोला कि अगर हम लोग को कोई सर्कुलर कॉइल का, अब जहाँ पर भी सर्कल का बात आया उसका रेडियस का भी बात आ जाता है, तो उसका रेडियस आर है, तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा, कहाँ पर, एट एन एक्सियल डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द सेंटर। सिंपल सा बात है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस आर कैरिंग अ करंट आई एट एन एक्सियल डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द सेंटर, यानी सेंटर से एक्सियल डिस्टेंस कितना हो गया, एक्स हो गया। इसको डायग्राम में तुम कैसे लिखोगे, देखो एक करंट कैरिंग लूप है, ठीक है, उसका एक्सियल डिस्टेंस जो है वो एक्स है, तो उसका जो यहाँ पर पॉइंट पे कुछ मैग्नेटिक फील्ड आएगा क्योंकि ये करंट कैरी कर रहा है। तो इसका फील्ड का फॉर्मूला हम लोग कैसे देते हैं, हम लोग ऐसे देते हैं, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर, आर क्या हो गया, रेडियस हो गया, डिवाइडेड बाई 2x² प्लस आर स्क्वायर, ठीक है, मतलब उसको हम लोग फिर 3/2 से ऊपर पावर लगा देंगे। अब एक चीज़ देखो तुम, ये जो आर स्क्वायर और ये सब कैसे हुआ, देखो यहाँ पर से एक लाइन खींचे, पाइथागोरस थ्योरम क्या बोला, ये बोला बोला, अब लोग रूट लगाते हैं, रूट को तुम 1/2 भी लिख सकते हो ना, तो वही 1/2 जो है यहाँ पर लिख दिया, और बेसिकली जो आर था, ये जो टोटल आर था उसका यहाँ पर क्यूब कर दिया, जैसे हम लोग ऊपर में बायो सवार्ट लॉ में आर का क्यूब किए, तो वो भी सिंपल सब चीज़ यहाँ पर कर दिया। अब तुम बोलोगे कि सर ये जो x है इसको हम लोग ज़ीरो मान ले, हम लोग यहाँ पर निकाले तो कैसे निकालेंगे, तो x का वैल्यू ज़ीरो रख देते हैं, तो वही बोल दिया, एट द सेंटर ऑफ दिस रिड्यूसेस, ये फॉर्मूला छोटा हो जाता है और हो जाता है म्यू नॉट आई बाई 2r। कैसे होता है, यहाँ पर x का वैल्यू ज़ीरो रखो तो ये हट गया, ठीक है, अब ये जो r है ये आर स्क्वायर से ये स्क्वायर कट गया तो आर क्यूब बचा, अब ऊपर क्यूब है, ऊपर स्क्वायर है, नीचे क्यूब है, तो ये भी कट गया, ऐसे कट गया तो नीचे सिर्फ आर बचा, है ना। तो यहाँ पर हम लोग म्यू नॉट आई, ये जो म्यू नॉट आई है डिवाइडेड बाई 2, ये जो 2 बच गया, और आर लिख देते हैं, सिंपल सा फॉर्मूला है, डायमेंशनली भी करेक्ट है, याद रखना। अब आते हैं एम्पेयर्स सर्किटल लॉ में, पॉइंट नंबर 6 बोलता है कि लेट एन ओपन सरफेस एस, सरफेस का नाम एस दे दिया, बी बाउंडेड बाई अ लूप सी, और लूप का नाम सी दे दिया, तो इसका हम डायग्राम देखो, ये जो सरफेस है ये एस हो गया और ये जो लूप है ये सी हो गया। अब आगे क्या बोलता है, आगे बोलता है कि देन द एम्पियर्स लॉ स्टेट्स दैट, तो एम्पियर्स लॉ क्या स्टेट करता है कि अगर हम लोग क्लोज्ड इंटीग्रेशन करें इस लूप सी का, देख सकते हो क्लोज्ड इंटीग्रेशन करें इस लूप सी का, तो हम लोग बी को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक करंट एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो उसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा म्यू नॉट, कहाँ चला गया, उसका वैल्यू जो आएगा वो आएगा म्यू नॉट इनटू आई। ये जो आई है ये क्या हो गया, ये करंट एनक्लोज हो गया, इसके अंदर जितना भी करंट है उसको हम लोग बताते हैं। हम आगे थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन करें, वेयर आई रिफर्स टू द करंट पासिंग थ्रू एस, यानी आई किसको बोलेंगे, ये जो सरफेस से जो करंट पास किया उसको हम लोग आई का नाम दे दिए। द साइन ऑफ आई इज डिटरमाइंड फ्रॉम द राइट हैंड रूल, ये जो आई का साइन है ये कैसे डिटरमाइन करेंगे हम लोग, ये हम लोग राइट हैंड रूल से मल्टीप्लाई, ये मतलब डिराइव करेंगे। एक चीज़ तुम और देखो, ये जो बायो सवार्ट लॉ है, इसको तुम, ये जो वायर है ना इसको तुम मुट्ठी में ऐसे पकड़ लो, तो तुम्हारा अंगूठा कहाँ पर आ गया, यहाँ पर अंगूठा आ गया, और तुम्हारा बाकी जितना भी 5-6 उंगली यहाँ पर बचा है तो वो ऐसा लिख दिए तुम, ठीक है ना, तो ये उंगली लिख दिए, तो ये वाला डायरेक्शन कहाँ, तुम्हारा पाम कहाँ फेस कर रहा है, इस प्लेन ऑफ पेपर के अंदर में फेस कर रहा है, और करंट तो इधर जा रहा है अंगूठा के डायरेक्शन में, तो इसका डायरेक्शन कहाँ पर आ गया, इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका डायरेक्शन प्लेन पेपर के अंदर आ गया। तो उसी तरीके से ये जो पेन, तुम इसको पेन की तरह पकड़े थे ना, अब इस पेन को तुम पकड़ो और यहाँ लेके आओ और उस पेन को पेपर के अंदर ऐसे भोंक दो, ठीक है, तुम इस पेपर के अंदर भोंक दिए तो क्या हुआ, तुम्हारा अंगूठा जो है अंदर की तरफ चला गया, और तुम्हारा जो पाम है, जो फिंगर्स है वो इस तरफ, इस डायरेक्शन में कर्ल कर गया। तो राइट हैंड थंब रूल से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग देखते हैं कि अपना फिंगर्स को हम लोग इस डायरेक्शन में रखें और थंब जो है हम लोग का अंदर की तरफ है
और हम लोग करंट को भी अंदर की तरफ माने हैं, यानी दोनों का डायरेक्शन सेम है, यानी हम लोग सही माने थे और करंट का डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव लेंगे। अगर करंट का डायरेक्शन को हम लोग उल्टा मानते और हम लोग अंदर एक्स से निकाल लेते, मतलब बेसिकली ऑपोजिट होता, तो हम लोग उस चीज़ को नेगेटिव लेते। ये जब न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तब समझ में आता है। तो ये राइट हैंड थंब रूल से तुम निकाल सकते हो, उतना जानने की ज़रूरत भी नहीं है समरी में खासकर। तो उसको हम लोग लिखेंगे वी हैव डिस्कस्ड अ सिंपल फॉर्म ऑफ दिस लॉ। हम लोग इस लॉ का सिंपल फॉर्म भी डिस्कस किए हैं। इफ़ बी इज़ डायरेक्टेड अलॉन्ग द टेंजेंट टू एवरी पॉइंट ऑन द पेरीमीटर एल, यानी कि ये जो बी है ये हर बार टेंजेंट पे पॉइंट कर रहा है। किस पे? पेरीमीटर। अगर ये जो पेरीमीटर होता है तो पेरीमीटर का हम लोग क्या फॉर्मूला लिखते हैं? सरकमफेरेंस का 2πr लिखते हैं, उसको एल मान लो। चलो ठीक है, इस लूप सी का पेरीमीटर एल मान लिए। तो और ये जो है मैग्नेटिक फील्ड ये हर पॉइंट पे सरकमफेरेंस पे पॉइंट कर रहा है। तो सिंपल सी बात यहाँ क्या लिखा, इफ बी इज डायरेक्टेड अलॉन्ग द टैंजेंट टू एवरी पॉइंट ऑन द पेरीमीटर एल, हर पॉइंट ऑफ पेरीमीटर पे टैंजेंट के डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, ऑफ अ क्लोज्ड कर्व, ये क्लोज कर्व है, एंड इज कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड अलॉन्ग पेरीमीटर, और कॉन्स्टिट्यूट कांस्टेंट है, यानी कि जो बी है उसका वैल्यू हर पॉइंट पे बी है। तो उसको हम लोग क्या लिखते हैं, ये जो बी डी एल था ना, इसको बी तो बी ही लिखेंगे, ये डी एल को इंटीग्रेट किए और टोटल हम लोग एल लिख दिए। और हम लोग म्यू नॉट की जगह म्यू नॉट लिखे और आई की जगह हम लोग आई ई लिख दिए। अब तुम बोलोगे भैया ये ई कहाँ से आ गया, ई होता क्या है? तो लिखा हुआ साफ साफ थ्योरी में कि वेयर आई ई इज़ द नेट करंट, ये एक नेट करंट है जो कि इनक्लोज्ड बाई क्लोज्ड सर्किट है। यानी ये जो क्लोज सर्किट हम लोग लिए इसके अंदर जितना भी करंट आएगा, ये आई का वैल्यू आ गया या कुछ और करंट आ गया, इसके अंदर जितना भी इनक्लोज करंट अगर है तो हम लोग सिर्फ उसी का वैल्यू लेंगे। अगर कोई बाहर में करंट आ गया तो उसका वैल्यू नहीं लेंगे। तो सिंपल से क्या हो गया, बी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई एनक्लोज्ड। ये समझ में आ गया? तो वही लिखा हुआ है। पॉइंट नंबर 7 पे आते हैं हम लोग वापस से। लिखा हुआ है द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग अ करंट आई इज गिवन बाई, यानी एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, आई करंट कैरी कर रहा है, तो उसके डिस्टेंस यानी आर डिस्टेंस पे अगर हम लोग को निकालना है मैग्नेटिक फील्ड तो उसका वैल्यू क्या आएगा? उसका वैल्यू जो आएगा वो होगा बी इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2πr। याद रहे जब सर्कुलर था तब हम लोग ये पाई नहीं लिए थे, लेकिन जब ये वायर है तो हम लोग यहाँ पर एक पाई भी ऐड कर देते हैं। पाई ऐड करने से डायमेंशन में कोई चेंज नहीं होता है। अब क्या चीज़ लिखा हुआ है? अब लिखा हुआ है द फील्ड लाइंस आर सर्कल्स कॉन्सेंट्रिक विद द वायर, यानी जो फील्ड लाइंस आया वो एक तरह का कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में आया। देख सकते हो किस तरीका का कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में आया है, तो ये चीज़ याद रखना। पॉइंट नंबर 8 क्या है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड बी इनसाइड अ लॉन्ग सोलेनॉइड कैरिंग अ करंट आई इज। अगर हम लोग को मैग्नीट्यूड निकालना है फील्ड का इस सोलेनॉइड के अंदर कहीं पर भी, जो लंबा सा सोलेनॉइड है और उसके अंदर जो करंट है वो कितना है, आई है। तो इस तरीके से जो आई करंट कैरी कर रहा है, इसका जो लूप है, नंबर ऑफ टर्न्स है वो एन है, और इसका टोटल जो लेंथ है वो एल है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, उसका जो मैग्नेटिक फील्ड देंगे हम लोग लिखेंगे म्यू नॉट एन आई। याद रहे ये जो एन है ये नंबर ऑफ टर्न्स नहीं है, ये है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो यानी कि हम लोग को एन निकालना है तो टोटल नंबर लेंगे और डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ कर देंगे। तो वही लिखा है वेयर एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अब ये पॉइंट नंबर 9 बहुत ईजी सा है, पैरेलल करेंट्स अट्रैक्ट एंड एंटी पैरेलल करेंट्स रिपेल। यानी कि पैरेलल करंट है, यानी दोनों सेम पैरेलल डायरेक्शन में जा रहा है तो ये अट्रैक्ट कर देगा, और अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो क्या करेगा, रिपेल कर देगा, एक दूसरे को धक्का दे देगा। अब आते हैं हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट में। तो पॉइंट नंबर 10 जो है उसमें लिखता है अ प्लेनर लूप कैरिंग अ करंट आई। लिखता है कि कोई एक प्लेनर लूप है, ठीक है। प्लेनर लूप कैसा, एक प्लेनर लूप है, उसके अंदर आई करंट जो है वो दौड़ रहा है, ठीक है। अब तुम एक चीज़ देखो कि इसको थोड़ा सा बड़ा कर ले। देखो, a planar loop carrying a current I having a n closely wound turns, इसका जो turns है वो n turns है, ठीक है। मतलब एक लूप नहीं है, वो बार बार बहुत सारा मुड़ा हुआ है, n टाइम्स मुड़ा हुआ है। एंड एन एरिया ए पोजेसेस अ मैग्नेटिक मोमेंट m वेयर, इसका यानी कि जो इसका एरिया है वो a है, और इसका मैग्नेटिक मोमेंट हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए उसका जो करंट है उसको एरिया से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब तुम बोलोगे कि सर इसके पास तो n टर्न्स है, तो हम लोग क्या करेंगे, चलो n से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया, एन आई ए, एंड द डायरेक्शन ऑफ m इज गिवन बाय द राइट हैंड थंब रूल। यानी राइट हैंड थंब रूल इसमें भी लगा देंगे। हम लोग क्या करेंगे, ऐसे थंब हम लोग करंट के डायरेक्शन में पॉइंट करा के रखेंगे, और जो अंगूठा होगा वो हम लोग का डायरेक्शन क्या चीज़ का दे देगा, मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन दे देगा। यहाँ पर कैसा है, यहाँ पर करंट ऐसे जा रहा है, तो तुम अपना पूरा फिंगर्स इधर बाउंड करो, तो तुम्हारा अंगूठा जो है
वो हमारा जो थंब है वो प्लेन ऑफ पेपर के ऊपर आएगा, तो यानी कि ऐसे पॉइंट हम लोग दिखा सकते हैं। तो यानी समझ में आ गया। अब आगे क्या लिखा हुआ है, द लूप विद द फिंगर्स पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, सीधी सी बात अभी बताया हम। द थंब स्टिकिंग आउट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ एम एंड ए, यानी ये जो है ये सिर्फ मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन नहीं दे रहा है, ये एरिया का भी डायरेक्शन दे रहा है, क्योंकि एरिया भी जो होता है ना उसका भी एक डायरेक्शन होता है विच इज आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर। अब लिखा है व्हेन दिस लूप इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड द फोर्स ऑन इट इज एफ इक्वल टू जीरो। अब इस फील्ड को मतलब इस लूप को अगर हम लोग रख देते हैं किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसका जो फोर्स लगेगा वो जीरो लगेगा। क्यों? क्योंकि हर डायरेक्शन में सेम फोर्स होता है, ठीक है। इधर भी सेम फोर्स लग गया, इधर भी सेम लग गया, इधर भी सेम लग गया, तो नेट फोर्स क्या आ जाएगा? ऑब्वियसली जीरो आ जाएगा। लेकिन इसके बाद टॉर्क लगेगा, तो वही लिखा है एंड द टॉर्क ऑन इट इज, इसके बाद जो टॉर्क लगेगा वो होता है एम क्रॉस बी, यानी कि टॉर्क में हमेशा साइन थीटा आता है, याद रहे जब भी हम लोग टॉर्क लेते हैं तो हम लोग क्रॉस लगा देते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, इन अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर दिस टॉर्क इज बैलेंस बाई काउंटर टॉर्क ड्यू टू द स्प्रिंग। अब इस टॉर्क को कोई ना कोई तो बैलेंस करेगा, ठीक है, इस टॉर्क को हम कोई ना कोई बैलेंस करेगा। वो कौन सा बैलेंस करता है? स्प्रिंग का जो टॉर्क होता है वो बैलेंस करता है इस चीज़ को। तो स्प्रिंग का जो टॉर्क होता है हम लोग उसको लिखते हैं के फाई इक्वल टू, अब ये जो टॉर्क है इसको ऐसे कैसे लिख दिया, ये जो एम है इसको हम तुमको बताया था ना आई इंटू ए लिख सकते हैं, आई इंटू ए लिख सकते हैं, लेकिन अगर एन है तो एन लिख सकते हैं, और बी से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो गया, बी आई एन ए। एक तरीका से बीना लिख सकते हैं हम, याद रखने का तरीका क्या हो गया, बीना, बी आई एन ए। ये वाला जो है इस चीज़ से बैलेंस हो गया। अब तुम पूछोगे सर ये के और फाई है क्या एक्चुअली में, तो उसका नाम एग्जाम में पूछ सकता है वेयर फाई इज़ द इक्विलिब्रियम डिफ्लेक्शन एंड के इज़ द टॉर्शन कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग। यानी के जो है वो एक तरह का कांस्टेंट है, कौन सा कांस्टेंट, टॉर्शन कांस्टेंट, और ये जो फाई है ये है इक्विलिब्रियम डिफ्लेक्शन ऑफ व्हाट, ऑफ स्प्रिंग। पॉइंट नंबर 11 बहुत इजी सा है, तुम डायग्राम से समझो कि अगर मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर लोगे ना तो तुम उसको एम मीटर में भी बना सकते हो और वोल्ट मीटर भी बना सकते हो। अगर एम मीटर बनाना है तो क्या करोगे, एक स्मॉल सा शंट लोगे और उसको पैरेलल में लगा दोगे, और अगर वोल्ट मीटर बनाना है तो तुम क्या करोगे, एक लार्ज सा रेजिस्टेंस लोगे और उसको सीरीज में लगा दोगे। उसी को इंग्लिश में कैसे लिखा है, अ मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एम मीटर by introducing a small shunt RS of small value in parallel. It can be converted into a voltmeter by introducing a resistance of large value in series, यानी ये in series। तो इस तरीके से हम लोग क्या कंप्लीट कर लिया, हम लोग समरी कंप्लीट कर लिए। पॉइंट्स टू पॉन्डर, electrostatic field lines originate at a positive charge and terminate at a negative charge or fade at infinity। यानी अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ऑफ लाइंस लेंगे तो वो पॉजिटिव चार्ज से शुरू होता है और ऐसे जाके नेगेटिव चार्ज पे ख़त्म हो जाता है ना, ऐसे शुरू हुआ और ऐसे जाके ख़त्म हो गया, या नहीं तो इन्फिनिटी पे जाके ऐसे से गया और इन्फिनिटी पे जाके अपना फेड हो गया। तो ये कैरेक्टरिस्टिक था किसका, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस का। तो अब पूछोगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का बताइए सर, तो वही लिखा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज फॉर्म क्लोज्ड लूप्स, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो इस तरीका से क्लोज्ड कॉन्सेंट्रिक लूप्स बनाता है। पॉइंट नंबर 2 क्या है, द डिस्कशन इन दिस चैप्टर होल्ड्स ओनली फॉर द स्टडी करेंट, यानी इस चैप्टर में हम लोग हमेशा देखें ना कि स्टडी बात कर रहा है, तो यानी ये जितना भी डिस्कशन है वो स्टडी करेंट्स के लिए है, विच डू नॉट वैरी विथ टाइम, यानी स्टडी करंट जो होता है वो टाइम के साथ चेंज नहीं होता है। लेकिन अब तुम बोलोगे सर अगर टाइम के साथ चेंज करने वाला ले लिए तब, तो वही बोला कि व्हेन करंट्स वैरी विथ टाइम न्यूटन्स थर्ड लॉ इज वैलिड ओनली इफ मोमेंटम कैरीड बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इज टेकन इनटू अकाउंट। तुम इसको सिंपल से ऐसे समझो कि जब हम लोग अगर करंट कैरिंग वायर ले लेते हैं जिसके अंदर करंट जो है वो वैरी कर रहा है यानी चेंज कर रहा है टाइम से, तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है ना उसके पास भी एक मोमेंटम आ जाता है, उसके बाद क्या आ जाता है, एक मोमेंटम आ जाता है। तो जब भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो उसमें हम लोग इस चीज़ का मोमेंटम को भी इंक्लूड करना पड़ जाएगा, तभी जो न्यूटन का थर्ड लॉ है वो वैलिड है, नहीं तो ऐसे क्या होता है, इनवैलिड बन जाता है। तो ये वाला भी क्वेश्चन आ सकता है। अब ये पॉइंट नंबर 3 बहुत अच्छा है, बहुत ईजी है। इसमें क्या मतलब होता है कि रिकॉल द एक्सप्रेशन ऑफ लॉरेंस फोर्स, लॉरेंस फोर्स का जो इक्वेशन है रिकॉल करो जो हम लोग सबसे पहले पढ़े। दिस वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्स हैज़ ऑक्यूपाइड द अटेंशन ऑफ सम ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिफिक थिंकर्स। अब इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है, तुम बोलोगे भाई नॉर्मल सा फोर्स है, नॉर्मल सा फोर्स का इक्वेशन है, इसमें प्रॉब्लम क्या है। इसमें प्रॉब्लम ये है कि इफ़ वन स्विचेस टू अ फ्रेम विथ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v, अगर ये जो वेलोसिटी है ना ये मतलब क्या है, ये फोर्स जो है वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो वेलोसिटी है ये तो तुम जानते हो कि रिलेटिव है, यानी हम लोग ऐसे प्लेन पे चले जाए, ऐसे हम लोग मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे चला जाए जिसमें जिसका खुद वेलोसिटी v है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v है।
तो उसके नज़र से देखा जाए तो ये वेलोसिटी कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यानी कि इसके अंदर जो ये मैग्नेटिक फोर्स का जो एक्सप्रेशन था मैग्नेटिक फील्ड का, ये तो गायब ही हो गया। तो वही लिखा है, द मैग्नेटिक पार्ट ऑफ दिस फोर्स वैनिशेस, इसका जो मैग्नेटिक पार्ट था वो वैनिश हो गया। The motion of the charged particle is then explained by arguing that there exists an appropriate electric field in the new frame। तो इसको हम लोग ऐसे एक्सप्लेन करते हैं कि जो नया फ्रेम में गया है वहाँ पर एक तरह का appropriate electric field exist करता होगा। We shall not discuss the details of this mechanism, हम लोग इसके बारे में डिटेल में नहीं जानते हैं। However, we stress that the resolution of this paradox implies that, यानी जो एक पैराडॉक्स हो जाता है ना, इसका मतलब रेजोल्यूशन क्या है, इसका मतलब आंसर क्या है, दैट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आर लिंक्ड फेनोमेना। याद रखना कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म जो है एक दूसरे से लिंक्ड फेनोमेना है, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बोलते हैं। एंड दैट द लॉरेंस फोर्स एक्सप्रेशन डज नॉट इम्प्लाई यूनिवर्सल प्रेफर्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन नेचर। यानी ये जो लॉरेंस फोर्स है इसका जो एक्सप्रेशन है ये वाला, ये एक यूनिवर्सल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे हम लोग नहीं मतलब बोल सकते कि ये एक ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, हर जगह से एक ही होगा, नहीं, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है। पॉइंट नंबर 4 क्या है, एम्पियर सर्किटल लॉ इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ द बायो-सवार्ट लॉ। यानी जो हम लोग एम्पियर सर्किटल लॉ पढ़े वो डिपेंडेंट है बायो-सवार्ट लॉ पे भी। इट कैन बी डेराइव फ्रॉम द बायो-सवार्ट लॉ। हम लोग बायो-सवार्ट लॉ से एम्पियर सर्किटल लॉ जो है वो डेराइव कर सकते हैं। अब ये दोनों के बीच का रिलेशनशिप क्या हो गया, एम्पियर सर्किटल लॉ का और ये जो बायो-सवार्ट लॉ है इसके बीच का रिलेशनशिप क्या हो गया, इट्स रिलेशनशिप टू द बायो-सवार्ट लॉ इज सिमिलर टू द रिलेशनशिप बिटवीन गॉस लॉ एंड कूलम्स लॉ। यानी ये जो गॉस लॉ है ना, ये तुम्हारा एम्पियर सर्किटल लॉ के बराबर हो गया, क्योंकि ये गॉस लॉ में याद है ना इनक्लोज्ड मतलब इनक्लोज्ड चार्ज लेते थे, और एम्पियर सर्किटल लॉ में क्या लिया, इनक्लोज्ड करंट ले लिया। कूलम्स लॉ में क्या लेते थे हम लोग, दो चार्ज के बीच का क्या निकालते थे, फोर्स वगैरह निकालते थे। और बायो-सवार्ट लॉ में भी हम लोग एक तरीके से फोर्स निकालते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे का एनालोगस है। तो इस तरीके से हम लोग का पॉइंट्स टू पॉइंट और समरी जो है वो खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।